चलिए, तो हमारे पास में आज एक टॉपिक है, बड़ा ही डेप्थ में टॉपिक है, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 आप सबने देखा, सक्सेसफुल लॉन्चिंग रहा था। और तीसरा हमारा जो ये मिशन था, ये मून पे हम वेंचर किए। तो इस साल के हॉटेस्ट न्यूज में से चंद्रयान 3 एक थे। तो सबसे पहले ये है चंद्रयान 3 का एक ट्रैजेक्टरी पूरी, कि 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया, फिर ये कैसे ऑर्बिट से धीरे 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 बाहर निकलते हुए 1 अगस्त को जो उसका स्पेस क्राफ्ट है वो ट्रांस लूनर ऑर्बिट में जो है एंटर कर जाता है। और फिर धीरे 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 ये मून के पास पहुंचता है, और मून के पास पहुंचने में इसको कितना समय लगता है। नाउ ऑन 5 अगस्त जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में एंटर करता है, और फिर धीरे धीरे वो है जो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जाता है। अब यहाँ पे दो तीन टर्म्स आपको वो है देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले आप देखेंगे लैंडर, रोवर। अब लैंडर कौन है, रोवर कौन है, इसका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्रज्ञान जो है वो है आपका रोवर, और लैंडर कौन है, विक्रम। सॉफ्ट लैंडिंग की यहाँ पे बात की गई है। साउथ पोल पे हमने वेंचर किया है, तो साउथ पोल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप साउथ पोल गए हो तो क्यों गए हो मून पे। तो साउथ पोल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको एक तो ध्यान रखनी है कि मून के एटमॉस्फेयर में साउथ पोल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर हम कहीं गए हैं तो कोई वजह से गए हैं। तो साउथ पोल, लूनर ऑर्बिट्स जो हमने देखे, प्लस विक्रम और प्रज्ञान, इन सब चीजों के छोटे छोटे टर्म्स को हम देखेंगे। तो हमारे पास में आप ये देखिए कि जो हमारा लैंडर है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। ठीक है। और सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, सॉफ्ट लैंडिंग इज बेसिकली प्रोसेस, डीबूस्टिंग का प्रोसेस होता है। कभी भी किसी भी चीज को एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए हमको पुश करना पड़ता है, उसको प्रोपल्शन देना पड़ता है, क्योंकि यहां से ग्रेविटी खींचती है, और दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है प्लस जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसको एस्केप करवाना पड़ेगा। अब हम पहुंच गए मून के पास में। अब मून का भी एक जो पुल है वो एक G/m/r², सिंपल। अब जो मून का पुल है वो आपको खींचेगा कि आप गिरो। जैसे अर्थ पे आप कहीं खड़े होते हो, आपने अगर फ्री फॉल ले लिया तो आप कितनी तेजी से गिरते हो। अब वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसे बोलते हैं कि जैसे ही हम लूनर ऑर्बिट्स में एंटर करते हैं तो कुछ 100 किलोमीटर पहले हम डी बूस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डी बूस्टिंग में हम एक कंट्रोल्ड लैंडिंग की तरफ जाते हैं। अब कंट्रोल्ड लैंडिंग में जो हमारा लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, तो लैंडर मतलब जो मून का सरफेस है वो धीरे धीरे क्या करता है, कंट्रोल्ड लैंडिंग की तरफ ले जाता है, और वो उसको बहुत ही सॉफ्टली लैंड कराता है ताकि उसके कोई भी पार्ट्स या कंपोनेंट्स डैमेज नहीं हो। तो ये फ्री फॉल लैंडिंग नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। कंट्रोल्ड लैंडिंग को बोलते हैं हम सॉफ्ट लैंडिंग। अब रोवर है एक, रोवर क्या होता है, जो रोव करता रहेगा, मतलब उसके आसपास ऊपर ही रहेगा। लैंडर जो मून के सरफेस पे उतर गया, लैंडर जो विक्रम है, तो विक्रम साराभाई के नाम से लैंडर का नाम रखा गया, और रोवर का नाम प्रज्ञान है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विजडम। ठीक है। तो ये दो जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके मून पे पहुंच चुके हैं। अब यहां पे लैंडर हमारे 4 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए गया है। एक का नाम चैस्टे, रामभा, इल्सा और एलआरए, इसको हम अभी आगे देखेंगे। फिर सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में हमने बात कर ली। अब आप मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस से एक बार सोच के बताइए कि ये हमारे, अगर मान लीजिए कि ये हमारे विक्रम बाबू हैं, ठीक है, तो विक्रम बाबू और प्रज्ञान बाबू में से वेट ज्यादा किसका होगा। अगर रोवर का वेट ज्यादा होगा तो वो हवा में स्टेबल कैसे रह पाएगा। तो विक्रम का वेट इसमें ज्यादा है। ये एनालिटिकल पार्ट है, कॉमन सेंस से आपको सोचना पड़ेगा। अब एक लूनर डे अर्थ में कितने दिनों के बराबर है, 14 दिनों के बराबर। तो 26 किलो कुछ बात करते हैं रोवर की, तो रोवर व्हीकल जो है वो कुछ 26 किलो का जो व्हील्ड रोवर व्हीकल है, रोबोटिक व्हीकल है वो, क्योंकि यहां से
ये लैंड किया और लैंड करके ये रोव करने जाएगा। ठीक है, तो रोव करने का मतलब दो तीन तरह की चीजें हो सकती है। एक हो सकता है कि वो ऑर्बिट पे रहे, और हो सकता है कि लैंड करने के बाद में उसमें से विक्रम में से कंपोनेंट आएगा जो घूमेगा, जो मून के सरफेस पे घूमेगा। तो वहां से वो इंफॉर्मेशन और सैंपल्स कलेक्ट करके लाएगा और फिर हम यहाँ के उसको स्टडी करेंगे। तो सैंपल कलेक्शन के लिए निकला है, ये है रोवर। रोवर जो है वो 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल है और उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। क्योंकि इसका एजिलिटी, इसकी फ्रेजिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक होना जरूरी है, तो ये थोड़ा हल्का मामला है। और ये क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रहेगा तो ये थोड़ा भारी है, मतलब विक्रम जो लैंडर है वो थोड़ा भारी रहेगा, और रोवर जो है वो, ठीक है। इसी कैटेगरी में अगर आपको एक और कंफ्यूज नहीं करना है इसको, रोविंग व्हीकल जो होता है वो कई बार हवा में भी रोव करता है। ठीक है, तो वो दोनों ही केसेस में रोवर अगर होता है तो रोवर थोड़ा लाइटर सेक्शन भी होता है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे लैंडर भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई है किसकी? चंद्रयान 3 की। और कहां कराई है? कौन से पोल पे है? साउथ पोल पे। हम कौन सा देश है? पहला नहीं है, याद रखना, हम फोर्थ नेशन है। इसके पहले सोवियत यूनियन, इसके पहले यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और चाइना। आपसे यही पूछेगा। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है? हाँ जी, डी बूस्टिंग मतलब समझ गए? डी बूस्टिंग मतलब स्लोइंग डाउन। जिस स्पीड से आप जा रहे हो उसको आप कंट्रोल कर लिया, अब धीरे 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 जो आपका डिसेंट शुरू होगा। तो चंद्रयान 3 में जो लैंडर था उसका नाम क्या था? विक्रम। मून पे एक पॉइंट है जहां पे हम बात करते हैं, इट्स द पॉइंट ऑफ पोजिशन, इट इज एन ऑर्बिट अराउंड द मून वेयर द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द मून इज कॉल्ड एज पेरियो पेरील्यून, और दूसरा एपोल्यून। ये कुछ 100 किलोमीटर दूर है और ये 30 किलोमीटर कुछ दूर है। इसी बीच में डीबूस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का, उसके बाद में और कंट्रोल लेके धीरे धीरे आएगा। चलिए स्लीपिंग मोड, स्लीपिंग मोड कितने दिन के लिए होता है? अब ये एनर्जी कंजर्वेशन मोड है। स्लीप हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, रीबूस्ट करते हैं हमारी बॉडी को। ये स्लीपिंग मोड करीबन 1 लूनर डे के बराबर होता है, जिसमें अर्थ में 14 दिन निकल जाते हैं। ये है वो 4 एक्सपेरिमेंट्स जिसका नाम है एक रामभा। ठीक है, आपको सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के मेन चीज याद रखनी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को स्टडी करेगा सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ मून। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है शैस्टे, वो क्या करेगा? लूनर सरफेस पे थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगा। ठीक है, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट नाम है जिसका नाम है एल्सा, वो सिस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक को देखेगा और उसकी मेंटल और क्रस्ट, मतलब मून के मेंटल और क्रस्ट कॉम्पोजिशन को स्टडी करेगा, क्योंकि वहीं से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं। फिर चौथा है एलआरए। एलआरए क्या करेगा? आपके नासा ने इसको एक्सपेरिमेंट के लिए सेंड किया है इसमें, एंड इट हैज द टारगेट फॉर लेजर्स टू मेजर एक्यूरेट फॉर फ्यूचर मिशंस, एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेजर के थ्रू कि कौन सी चीज कहां पे एक्चुअली लोकेटेड है। ये कंपोनेंट लेजर या एलआरए वाला जब बोला जाए, ये किसका है? इट इज अ पैसिव एक्सपेरिमेंट सेंड बाय, तो नासा का रोल आपको दिख गया, सब कुछ इंडियन नहीं है। अच्छा, अब दो एक्सपेरिमेंट्स हमारे रोवर बाबू भी करने वाले हैं। रोवर कौन है? जी, तो इसमें से एक आता है लिब्स। लिब्स क्या करेगा? केमिकल और मिनरल कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करेगा, किसकी? लूनर सरफेस की। और दूसरा है एपीएक्सएस, which will determine the composition of elements such as क्या मैग्नीशियम, आयरन, टाइटेनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्या इस तरह की चीजें पाई जा रही है। तो वहां से वो सैंपल कलेक्ट करके ला रहा है। अब चंद्रयान 2 और 3 के बीच में फर्क क्या है? पहली बात यह है कि ये एक फेलियर बेस्ड डिजाइन है। फेलियर बेस्ड डिजाइन का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी फेल हो जाती है, अगर सारे सिस्टम भी लैब पूरी तरह कंट्रोल छूट जाता है, तब भी जो हमारा विक्रम है
वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। सारे सेंसर्स खत्म हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैकेनिज्म सब डम हो जाते हैं, उसके बाद भी जो हमारा विक्रम है वो सॉफ्ट लैंडिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके अलावा चंद्रयान 2 से ज्यादा हमारे पास में इस वक्त फ्यूल कैपेसिटी है। जो लैंडर है हमारा वो ज्यादा दिन तक वहां सरवाइव कर पाए, इसलिए हमने फ्यूल जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है। और चंद्रयान 2 का एक कंट्रीब्यूशन हमने लिया है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ना, जो ऑर्बिटर है जो ऊपर घूम रहा रहेगा, जो हमको वहां से इमेज भेजने वाला है, वो हमने किसका यूज किया हुआ है? चंद्रयान 2 का। तो चंद्रयान 3 के पास में खुद का ऑर्बिटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रयान 3 के पास में उसका खुद का ऑर्बिटर नहीं है। इसके पहले हम इसरो के कुछ देखते हैं कि सबसे पहला जो मिशन था उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसरो का पहला मिशन जो जो 1975 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या था कि एस्ट्रोनॉमी और थोड़ा सा एरोनॉटिक्स फिजिक्स या सोलर फिजिक्स को हमको स्टडी करना है। ये एक सैटेलाइट मिशन था जो अर्थ के ऑर्बिट में मूव कर रहा था। अब इसके अलावा ये जो सीक्वेंस दे रखा है आपके सामने नीचे, इसमें आपको सिर्फ पर्पस पता होना चाहिए, स्पेशली कल्पना का और भास्कर का, क्योंकि ये आपको नाम से नहीं पता चलेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, रेलेवेंट है। चंद्रयान तो पता है कि चंद्र पे ही जाएगा, लेकिन भास्कर और, ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी आपको पता ही होगा, IRNSS, क्योंकि ये क्या है, नाविक से रिलेटेड था। अरे नेविगेशन सिस्टम जो हम फॉलो करने वाले हैं, हमारा खुद का जीपीएस जो डेवलप कर रहे हैं हम, तो ये फर्स्ट डेडिकेटेड हमारी नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है, जिसमें हम नाविक सिस्टम ने डेवलप किया है। ये तो हमारे सामने एविडेंट है। कल्पना किस लिए था? एक्सक्लूसिवली जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट थी जो इंडिया ने बिल्ड की, इट वाज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ एक्सक्लूसिव मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स बिल्ड बाय इंडिया और इसरो। भास्कर और भास्कर 2 किस बारे में था? रिमोट सेंसिंग की तरफ हमारा पहला डायरेक्शन था, एंड इट ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज द लैंड बेस्ड एप्लीकेशंस। बट याद रखना किस लिए है? रिमोट सेंसिंग। अब इनकी क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए कि पहले आर्यभट्ट आया, उसके बाद में क्या आया हमारे पास में? भास्कर। भास्कर के बाद में भास्कर 2, फिर इनसेट 2A 1992, फिर कल्पना, फिर IRS। हालांकि छोटे छोटे मिशन और भी बीच में लॉन्च किए गए हैं, ये मेजर है। आपसे क्रोनोलॉजी शायद नहीं पूछेंगे, इस तरह का वाहियात क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। पर भास्कर किसके लिए है पता होना चाहिए। इनसेट आपको पता है, इनसेट किसके लिए है? अरे मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का एक सीरीज हमने एक लॉन्च करी थी, ताकि हमारी टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग मेट्रोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद में कल्पना जो कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट थी, और उसके बाद में नाविक, ये तो ऑफ कोर्स आपको पता है वो किसमें है, IRNSS-1A। हाँ जी, विक्रम साराभाई ने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा किया गया 1969 में। कौन थी या था पीएम 1969 में? बिल्कुल, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में इसको सेटअप किया गया। हाँ जी, लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम की हम बात करते हैं। तो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम में सबसे पहले यूएस नाइक एपैक के नाम से एक आता है। इट इज इंडिया लॉन्च्ड यूएस नाइक एपैक, मतलब साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम हुम्बा नियर तिरुवनंतपुरम। ये पहला ऐसा कुछ लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम था हमारा। लॉन्च व्हीकल हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपका क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए थी जब आपने पढ़ा कि साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं। नाउ साउंडिंग रॉकेट्स आर सब ऑर्बिटल रॉकेट्स दैट कैरी एक्सपेरिमेंट्स टू द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये, इसीलिए इसको बोला जाता है सब ऑर्बिटल।
ऑर्बिट्स में नहीं, प्रॉपर ऑर्बिट्स में नहीं, उसके नीचे। क्या स्टडी करने के लिए? अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद में हमारे पास में SLV-3 आएगा। और SLV-3 क्या है? इंडियाज फर्स्ट लॉन्च व्हीकल, सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल, प्लेसिंग हु? रोहिणी इन स्पेस। यहां से हम स्पेस फारिंग नेशंस में एंटर कर गए, मतलब हम स्पेस में वेंचर कर गए। फिर हमारे पास में ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम आएगा, एंड देन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। अब ये सब क्या है? ऑर्बिट्स में कौन कहां जा रहा है उससे डिसाइड होता है कि उसका नाम क्या है। चंद्रयान कहां जा रहा है उससे डिसाइड हुआ। किसी के नाम पे, विक्रम के नाम पे रख दिया, प्रज्ञान के नाम पे रख दिया, तो उसके पीछे का सिग्निफिकेंस देखो और उसको थोड़ा सा याद रखो। ठीक है। अच्छा, यहां से हम हैवी पेलोड की तरफ एंट्री किए थे 1994 में। हमने हैवी पेलोड्स को जाना शुरू कर दिया। 2008 की कहानी, जिसके ऊपर में आपको पता है हमने मार्स के ऊपर भी एक फिल्म बना दी है। क्या नाम था? मिशन मंगल। अक्षय कुमार की देखी हुई है आपकी? मांगल्यान। एज वी डिड इन मांगल्यान। तो चंद्रयान 1, जो कि एक रोड किसके किसके ऊपर गया था? PSLV के ऊपर, रॉकेट इन 2008। याद रखना, लॉन्च व्हीकल कौन सा था? PSLV। और 2008 में एज डिड मंगलयान, द मार्स ऑर्बिटर मिशन इन 2013, दोनों PSLVs पे गए हैं। नाउ दिस इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम बोलते हैं GSLV। ये एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट है, जो थर्ड जनरेशन हम बात कर रहे हैं लॉन्च व्हीकल की, जिसे हम बोलते हैं मार्क 3 बोल दो इसको आप। वो आता है ना जिलेट मार्क 3, वो इसी के नाम से डेराइव्ड है। क्योंकि ये थर्ड जनरेशन का है तो उसे हम बोलते हैं मार्क 3। ये बेसिकली एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक मतलब समझे, लो टेम्परेचर्स पे भी काम करेगा। नाउ दिस हैज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन इंडियाज लॉन्च। आपको पता हो तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज हैं जो इसरो से अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाती है, क्योंकि हमारी इतनी एक्सपर्टीज है लॉन्च करने में। और ऑफ कोर्स हमारे पास में एक ऑप्टिमम पोजीशन भी है। वहां से जो आइलैंड है, उस आइलैंड से, कौन सा आइलैंड है? यस, श्रीहरिकोटा। तो वहां से हमको लॉन्च करने में भी आसानी होती है, हालांकि फ्रेंच गिनी भी है। लेकिन हमारी जो एक्सपर्टीज है लॉन्च व्हीकल में, वो दूसरों के सैटेलाइट्स हमको लॉन्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो केपेबिलिटी जो है इसरो ने डेवलप की है। ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्लानिटरी एक्सप्लोरेशंस। तो चंद्रयान 1 2008 में गया, पर इसकी क्या हुई? क्रैश लैंडिंग हुई। तो चंद्रयान 2 का सपना टूट गया। एंड देन चंद्रयान 1 ऑर्बिटर डिटेक्टेड एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मून। ये पहला एविडेंस था वाटर का, कि चांद पे भी आपके पास में क्या है? पानी। फिर दूसरा मंगलयान, मंगलयान 2013 में, जिसमें हमको पता है कि हम मार्स पे ऑर्बिट करके, और फिर चंद्रयान 2 गया। चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर हम इस वक्त यूज कर रहे हैं। और फिर है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। ऑल्दो विक्रम अटेम्प्टेड सॉफ्ट लैंडिंग बट फेल्ड, बट इस टाइम हमने थर्ड चंद्रयान में सॉफ्ट लैंडिंग भी अचीव की है। हाँ जी, ये है लैंडिंग पॉइंट्स। और इसमें आपका क्वेश्चन फंस सकता है सीधा सीधा। चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट क्या है? जवाहर पॉइंट बोला जाता है। चंद्रयान 2 का तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 का शिव शक्ति पॉइंट। तो ऐसे भी याद रख लेना। बस JATS, ए छोटा, बाकी जवाहर, तिरंगा, शिव शक्ति। शिव शक्ति तो तुम जाते ही हो। Now lander was called Vikram lander after Vikram Sarabhai, that we have already studied. Vikram और प्रज्ञान दोनों याद रहेंगे। ठीक है, JATS याद रहेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच।